हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर द गिल्टी, जिसके डायरेक्टर हैं एंटोइन फुकवा। ये 2018 में आई सेम नाम की डैनिश फिल्म का रीमेक है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मूवी देख लो। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसे आप मिस नहीं कर सकते, भले ही आप इस जॉनरा के फैन हो या ना हो। इसमें लीड रोल में है जेक ग्लेनहॉल और उनकी परफॉर्मेंस टेरिफिक है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर फैल रही है। फायर ऑलमोस्ट शहर तक आ चुकी है, इसलिए चारों तरफ हद से ज्यादा कियोस है। हर कोई घबराया हुआ है, लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं और इमरजेंसी टीम्स को एक पल का भी चैन नहीं। जहां एक तरफ लोग इतना परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका पूरा फायदा भी उठाया जा रहा है। चोरों ने लूटपाट मचा रखी है। लोग पुलिस को फोन करके बुला रहे हैं, लेकिन पुलिस पहले से ही बिजी है। एक चोर तो एक आदमी का ट्रक लेकर भाग गया और उस ट्रक में उस आदमी की 3 महीने की बेटी थी। इससे आप अंदाजा लगा लो कि हालात उनके बस के बाहर हैं। इसी बीच हम पुलिस ऑफिसर जो को देखते हैं, जो कि इमरजेंसी कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट कर रहा है। पहले एक फील्ड ऑफिसर था, लेकिन 8 महीने पहले इससे कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके ऊपर केस चल रहा है जिसकी आखिरी सुनवाई कल होगी और इसी का वेट इसे बेसब्री से है, क्योंकि फिर ये दोबारा अपनी पोस्ट पर चला जाएगा इस फालतू जॉब को छोड़कर। ये तो हम नहीं जानते कि इसने क्या किया था, लेकिन जो भी किया था वो काफी सीरियस था, क्योंकि केस तो इस पर चल ही रहा है। साथ ही इसकी वाइफ जेस ने भी इसे छोड़ दिया है और इसकी एक छोटी बच्ची है पेज, जो कि जेस के साथ ही रहती है और वो जो को उससे मिलने नहीं देती, ना ही बात करने देती है। अभी ये काफी बुरे टाइम से गुजर रहा है। उसके पास एक जर्नलिस्ट कैथरीन के फोन आते रहते हैं, जो कि उसकी साइड की स्टोरी जानना चाहती है, लेकिन जो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। इससे हमें पता चलता है कि उसने मीडिया में अब तक कोई बयान नहीं दिया, यानी कि मामला सीरियस है। खैर, आज रात उसके पास एक के बाद एक कॉल्स आ रही हैं, जिनसे वो पक गया है। वो जेस के पास कॉल करता है अपनी बेटी से बात करने के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, तो वो फिर से काम पर लग गया था। उसके पास एक कॉल आती है जिसमें एमिली नाम की एक औरत बात कर रही थी, लेकिन ये कॉल काफी अजीब थी, क्योंकि वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि अपने बच्चे से कर रही हो, जबकि फोन उसने मिलाया है पुलिस के पास। जो को लगता है कि ये कोई मजाक है, क्योंकि ऐसा होता रहता है, लेकिन एमिली की आवाज में काफी दर्द था। अब वो फोन काट रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि पीछे एक आदमी बोल रहा है और वो एमिली को फोन रखने के लिए कह रहा है। जो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एमिली से पूछता है कि क्या तुम्हें किडनैप किया गया है, और वो कहती है हाँ, यानी कि उसने अपने बच्चे से बात करने के बहाने पुलिस के पास फोन कर दिया और अब जो का फर्ज है कि वो उसकी जान बचाए। वो एमिली से कुछ सवाल पूछता है जिनके जवाब उसे हाँ या ना में देने थे। इन सवालों से उसे पता चलता है कि किसी अपने ने ही उसे किडनैप किया है और वो हाईवे के थ्रू उसे शहर से बाहर लेकर जा रहा है। एमिली को होल्ड पर रखकर वो कॉल करता है हाईवे पेट्रोल के पास। उन्हें सब कुछ बताने के बाद वो फिर से एमिली से बात कर रहा था कि तभी उसके पास फोन आ जाता है जेस का, लेकिन वो उसे नहीं उठाता, क्योंकि एमिली की हेल्प करना ज्यादा जरूरी है। जो ने एमिली से पता कर लिया था कि वो एक व्हाइट वैन में है, लेकिन हाँ ना के इस खेल में एमिली ने गलती से वैन बोल दिया, जिससे उस आदमी को शक हो गया है। इसलिए मजबूरन एमिली फोन काट देती है, लेकिन फोन काटने से पहले जो उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मुझे दोबारा कॉल करना। ये उसने अच्छा किया, क्योंकि फोन कहीं भी लग सकता है, लेकिन जब एमिली बताएगी कि उसे जो से बात करनी है तो कॉल सीधा उसी के पास ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो ने इसलिए किया क्योंकि किसी और पर ट्रस्ट नहीं, क्या पता कोई और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दे जिसकी वजह से एमिली की जान चली जाए। अब इसने हाईवे पेट्रोल को सारी जानकारी दे दी है और कॉल कटने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन जो को चैन की सांस नहीं आ रही। वो चैन से तभी बैठेगा जब एमिली को बचा लेगा। अब वो खुद ही सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। हाईवे पर पुलिस को एक व्हाइट वैन मिल गई है, लेकिन अफसोस वो गलत वैन है। जब तक नंबर प्लेट पता नहीं चलेगी तब तक एमिली को ढूंढ पाना मुश्किल है। अब तक हम ये देख पाए हैं कि जो काफी ज्यादा हाइपर है। तब से वो हर किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता। खैर, एमिली के फोन नंबर की वजह से जो के पास उसकी पूरी डिटेल आ गई है। वो उसके घर के नंबर पर फोन करता है तो फोन उठाती है उसकी 6 साल की बेटी एबी। इसी से बात करने का नाटक वो कर रही थी। एबी की आवाज सुनकर जो की और ज्यादा जान निकल रही थी, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। और आपको पता ही है कि जो भी एक छोटी बच्ची का बाप है जिससे वो बात नहीं कर पाता। एबी उसे बताते हैं कि मॉम डैड घर पे नहीं है, घर पे सिर्फ उसका छोटा भाई ऑलिवर है जो कि एक बेबी है और वो आराम से सो रहा है। एबी बताते हैं कि उसके डैड का नाम हेनरी फिशर है। वो आए थे और मॉम को अपने साथ लेकर चले गए, यानी कि एमिली के एक्स हस्बैंड ने उसे किडनैप किया है। अच्छी बात यह है कि एबी को अपने डैड के नाम के साथ उसका फोन नंबर भी याद है। उस नंबर की वजह से जो को उसकी वैन का नंबर भी मिल गया और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि हेनरी के ऊपर पहले भी असॉल्ट के चार्जेस हैं। एबी रो रही थी और वो बताते हैं कि नाइफ देखकर ऑलिवर डर गया था। डैडी आए और मॉम को लेकर चले गए। डैड ने कहा था कि ऑलिवर को मत जगाना, इसलिए अभी उससे दूर बैठी है। जो कहता है कि उसके पास जाओ, मैं तुम्हारे पास किसी को भेज रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो 911 पर कॉल करना और कहना कि मुझे जो से बात करनी है। ये कहकर वो कॉल काट देता है, क्योंकि एमिली की जान अभी भी खतरे में है।
वैन का नंबर वो देता है हाईवे पेट्रोल को और उसके बाद कई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि एक घर में 2 बच्चे अकेले हैं, उनके पास एक यूनिट भेज दो, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता क्योंकि सभी बिजी थे। इसी बीच उसके पास फिर से कॉल आती है कैथरीन की, जो कि उसकी स्टोरी जानना चाहती है, लेकिन जो फोन काट देता है क्योंकि उसके पास अभी बचाने के लिए कई जाने हैं। फिलहाल तो वो बस वेट कर सकता है, लेकिन उससे रहा नहीं जा रहा, इसलिए वो एक अलग रूम में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से वो फोन करता है अपने दोस्त सार्जेंट मिलर के पास। उसके थ्रू वो एमिली के घर एक यूनिट भिजवाता है और एक और यूनिट वो भिजवा रहा था हेनरी के घर, लेकिन मिलर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये इलीगल है। वो जो को समझाता है कि कल तुम्हारे केस की सुनवाई है और आज तुम ये कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। जो कहता है कि मैं तो बस जा रहा हूँ, 10 मिनट में मेरी शिफ्ट एंड हो जाएगी। खैर एक यूनिट तो उसने एमिली के घर भिजवाई दी, लेकिन अभी उसे चैन नहीं मिल रहा। वो एमिली के फोन पर कॉल करता है, लेकिन वो नहीं मिलता। तब वो फोन करता है जेस के पास और उसके फोन करने से वो खुश नहीं थी क्योंकि सुबह के 2 बजे हैं। ये हम समझ पाते हैं कि इसकी लाइफ में काफी अकेलापन है जिसे ये छुपाता है। इसने किसी को ये भी नहीं बताया कि 6 महीने से जेस इसके साथ नहीं है। उसके पास और भी कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। वो खुद को बहुत समझाता है, लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सीधा अपने फोन से कॉल कर देता है हेनरी के पास। पहले तो वो बड़े आराम से बात कर रहा था, जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं, लेकिन जब हेनरी सीधा जवाब नहीं देता तो वो सीधा उससे पूछ लेता है कि तुम एमिली को लेकर कहाँ जा रहे हो। और ये सुनते हेनरी ने फोन काट दिया। मैंने पहले बताया था कि काफी हाइपर है। इसके बाद उसका फोन मिलता ही नहीं। तब जो फोन करता है अपने दोस्त और साथी ऑफिसर रिक के पास, जो कि कल कोर्ट में उसके लिए गवाही देगा। वो उसे हेनरी के घर भेजता है छानबीन के लिए, ताकि पता चल पाए कि आखिर वो एमिली को लेकर जा कहाँ रहा है। तभी एक ऑफिसर जो को बताती है कि एक छोटी बच्ची की कॉल आई है और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है। ऑफ कोर्स वो एबी है। जो उससे बात करता है तो वो बताती है कि घर पे कोई आया है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलेगी क्योंकि इसकी मॉम ने मना किया है। जो उसे कहता है कि वो पुलिस वाले हैं, तब जाकर वो दरवाजा खोलती है। अब तक आप जान ही गए होंगे कि एबी को उसके पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छी बातें सिखाई हैं। खैर वो ऑफिसर बताता है कि एबी के ऊपर खून लगा है, लेकिन वो खून उसका नहीं है। घर को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो खून है ओलिवर का। वो सो नहीं रहा, बल्कि वो मर चुका है। उसे बड़ी बेरहमी से कई बार पेट में स्टैब किया है। तभी एबी कह रही थी कि नाइफ देखकर ओलिवर डर गया था। उसकी हालत देखकर पुलिस वाले भी डर जाते हैं और लाइन यहीं पर कट गई। जो की शिफ्ट एंड हो गई है, लेकिन अब तो वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। वो फिर से हेनरी के पास कॉल करता है और इस बार उसने फोन उठा लिया। जो उस पर चिल्ला रहा था कि तुमने अपने बच्चे को मार डाला, तुम एक हत्यारे हो, अभी टाइम है सरेंडर कर दो, लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो फोन काट देता है और उसके बाद दोबारा नहीं उठाता। तब इसके पास फोन आता है रिक का, जो कि हेनरी के घर पहुंच चुका था। जो कि कहने पर वो अंदर घुस जाता है और घर को छानने में उसे काफी टाइम लगेगा। इतने में वो फोन करता है एमिली के पास और उसने भी फोन उठा लिया। जो उसे कहता है कि सीट बेल्ट लगाओ और उसके बाद हैंड ब्रेक को खींचो। वो ऐसा ही करती है, लेकिन कार क्रैश नहीं होती, बल्कि अब हेनरी ने उसे वैन के पीछे डाल दिया। वो रोए जा रही थी और कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी। जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई भारी चीज है। उसके पास ईंट थी। वो कहता है कि जैसे ही वैन रोक कर हेनरी तुम्हारे पास आएगा, ये ईंट उसके सर में मारकर वहां से भाग जाना, वो ये डिजर्व करता है। वैन रुक जाती है और हेनरी उसके पास आ रहा था। तब वो बताती है कि ओलिवर ठीक है, वो रो नहीं रहा। ये सुनकर जो हैरान था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा। तब एमिली बताती है कि ओलिवर बहुत ज्यादा पेन में था। वो पूरे दिन रोता रहता था क्योंकि उसके पेट में सांप थे, इसलिए मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। ये सुनकर जो सुन हो गया था, क्योंकि ओलिवर को उसके पति ने नहीं बल्कि खुद उसने मारा है और वो ये बात जानते तक नहीं। जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वैसे ही ओलिवर के थे, जिन्हें निकालने के लिए एमिली ने पहले चाकू से उसका पेट फाड़ा, फिर उन्हें बाहर निकाला। तब जाकर ओलिवर शांत हुआ। यानी कि हेनरी की कोई गलती नहीं है। वो एमिली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो तो उसे बचा रहा है। लेकिन अब एमिली को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो ने उसे कुछ बताकर कहा है कि वो ये डिजर्व करता है। अब जैसे ही हेनरी उसके पास आता है, वो उसके सर में ईंट मारकर वहां से भाग जाती है। और ये सब जो सुन रहा था, लेकिन वो एकदम ब्लैंक हो चुका था क्योंकि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तब इसके पास रिक का फोन आता है और वो बताता है कि एमिली एक मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट थी और हेनरी उसे वहीं पर लेकर जा रहा था। तो यानी कि गिल्टी हेनरी नहीं बल्कि एमिली है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है उसकी दिमागी हालत की वजह से। उसे लगता है कि उसने ओलिवर की हेल्प की, जैसे कि जो को लगता है कि उसने एमिली की हेल्प की, जबकि उसने बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। वो हेनरी के पास कॉल करता है और वो रो रहा था क्योंकि उसका बेटा मारा गया और उसके साथ होने के बजाय वो अपनी वाइफ को बचाने में लगा था, जिसने उसे मारा ही है, जबकि उसकी बेटी को भी उसकी जरूरत है। अपनी बेटी को उसके छोटे भाई की डेड बॉडी के साथ छोड़कर वो अपनी वाइफ को बचाने निकला। हेनरी की हालत कोई भी नहीं समझ सकता। वो बताता है कि कई हफ्तों से एमिली अपनी दवाई नहीं ले पाई क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। इसी वजह से उसका बेटा मारा गया और उसकी वाइफ को भी सजा होगी और साथ में उसे भी। रह जाएगी उसकी बेटी, जिसका कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। हेनरी गिल्टी नहीं है बल्कि गिल्टी है जो और साथ में हम सब, क्योंकि हमने भी बहुत पहले से गिल्टी करार दे दिया था। ये हमारी आदत है, ना ही हम किसी की मजबूरी देखते हैं, ना ही हम पूरी बात जानना जरूरी समझते हैं, लेकिन अगर किसी को जज करना हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते। क्या यहाँ फोन कट जाता है। तब जो फोन करता है एमिली के पास, लेकिन फोन नहीं लगता। वो बहुत ज्यादा पछता रहा था कि तब एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे लिए एक फोन है। वो फोन था एमिली का।
वो एक हाईवे ब्रिज पर है जहाँ से वो कूद कर सुसाइड करने वाली है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसने हेनरी और ऑलिवर के साथ गलत किया, जो उसे समझा रहा था एबी का नाम लेकर, और साथ ही उसने पुलिस को भी उसकी तरफ भेज दिया था, लेकिन वो रुक नहीं रही। तो वो उसे अपनी कहानी सुनाता है। 8 महीने पहले उसने 19 साल के एक बॉय जेकब को गोली मार दी थी, और वो इसलिए क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था और वो उस लड़के को सबक सिखाना चाहता था। तो यानी कि एमिली और जो दोनों की हालत एक जैसी है। इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इनमें एक फर्क है। एमिली को सच पता चला तो उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन जो तो सच पता होने के बावजूद भी खुद को गिल्टी नहीं मान रहा। इसने रिक को राजी किया हुआ है झूठी गवाही के लिए, जबकि इसे पता है कि इसे हेल्प चाहिए, नहीं तो आगे भी ऐसा कर सकता है। अब आप समझे कि इसने क्या किया था और क्यों इसकी वाइफ इससे दूर है। आज पहली बार अपनी बात खुलकर कह पाया और सच को एक्सेप्ट करके इसे काफी हल्का महसूस हो रहा है। इतने में पुलिस भी एमिली के पास पहुंच गई, लेकिन वो अचानक फोन काट देती है। जो को तो ये लग रहा था कि वो कूद गई, लेकिन पता करने पर उसे पता चलता है कि उसे बचा लिया गया और किसी की जान बचाकर उसे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन खुशी बस इतनी नहीं, उसे पता चलता है कि ऑलिवर भी जिंदा है और वो आईसीयू में है, यानी कि हाथ पैर मारकर उसने 2 जाने बचा ली और एक फैमिली को भी बिखरने से रोक लिया। इस बात से वो खुश है, लेकिन एक बात उसे खाई भी जा रही है कि 8 महीने पहले एक फैमिली को उसने उजाड़ा भी था। यहाँ वो रिक को फोन करके कहता है कि जो कुछ भी हुआ था सब कुछ सच सच बता देना, जरा भी झूठ मत बोलना, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। रिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कई सालों तक तुम अपनी बेटी को नहीं देख पाओगे और क्या पता जब तक तुम बाहर निकलो वो तुम्हें भूल जाए। ये सब तो जो भी जानता है, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार है, गलती की है तो भुगतनी भी पड़ेगी। इसके बाद वो कैथरीन के पास कॉल करता है सब कुछ सच सच बताने के लिए। आगे में पता चलता है कि जो को गिल्टी पाया गया, लेकिन कम से कम अब वो खुद से गिल्टी नहीं है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये सबसे बेस्ट मूवी है अपने जॉनरा में। पूरी मूवी में हम बस जेक को देखते हैं और उन्हें देखकर हम जरा भी बोर नहीं होते, उनका काम तारीफ लायक है। मूवी स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती और एक बार जब ये स्टार्ट हो जाती है फिर आप इसे छोड़ नहीं सकते, और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा सही है। जो ये करना चाहती थी इसने कर दिया। ये हमें छोटी छोटी चीजें पकड़ा रही थी जिन्हें हमने अच्छे से पकड़ा और सही गिल्टी समझा जो नहीं था, जैसे कि हेनरी और जेस जो का फोन नहीं उठाती, हेनरी ये डिजर्व करता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी जिनसे हमने सबको जज कर लिया, और आखिर में मूवी ने हमें बताया कि असल में हम भी गिल्टी हैं। साथ में ढेर सारे सोशल मैसेज भी थे जो कि हम श्योर आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। डेनिश फिल्म के राइट्स जेक ने बाय किए थे और उन्हीं की कंपनी ने इस मूवी को बनाया। बाद में नेटफ्लिक्स ने इसे खरीद लिया $30 मिलियन में। जेक की बहन है मैगी जो कि पीटर सासगार्ड की वाइफ है। पीटर ने इस फिल्म में हेनरी की आवाज दी है। यह सेकंड डेनिश फिल्म रीमेक है जिसमें जेक ने काम किया। पहला है ब्रदर्स। साउथ पार्क के बाद ये जेक और एंटोन के साथ में सेकंड फिल्म है। इसे 11 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया था। एंटोन के किसी करीबी को कोविड हो गया था, इसलिए उन्हें भी आइसोलेट होना पड़ा। ये पूरी फिल्म एंटोन ने एक वैन के अंदर बंद होकर डायरेक्ट की, सिर्फ मॉनिटर्स की हेल्प से। इसमें सार्जेंट मिलर की आवाज दी है इथन हॉक ने, जिनकी ये चौथी फिल्म है एंटोन के साथ। रिलीज के पहले मंथ में ये नेटफ्लिक्स की टॉप वॉच मूवी रही थी 91 देशों में। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपने मूवी देखी है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको उठाकर वीडियो तक ले आए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।